नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, बात करेंगे कि दिल्ली में 27 साल की सुखा के बाद बीजेपी की वापसी हुई है तो आखिर कैपिटल का कैप्टन कौन होगा। मुख्यमंत्री पर मंथन चल रहा है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे पर मंथन जारी है। बीजेपी में मुख्यमंत्री पर मंथन को लेकर तमाम बड़े नेता बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। आज पार्टी नाम का ऐलान कर सकती है। मुख्यमंत्री की दौड़ में कई चेहरे शामिल हैं। मुख्यमंत्री को लेकर आज प्रधानमंत्री आवास पर मंथन भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लगाएंगे। आज देर रात घोषित हो सकता है नाम। 19 जनवरी को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे पर मंथन का दौर जारी है, लेकिन अभी वो एक चेहरा सामने नहीं आया है जिसे पार्टी दिल्ली का ताज सौंपने वाली है। इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। 8 फरवरी को नतीजे आए और 10 फरवरी को पीएम मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर चले गए, जिसके बाद कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को दिल्ली लौट आए और आज प्रधानमंत्री आवास पर जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ पीएम मोदी की बैठक होने जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो जाएगा और आज रात ही पार्टी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। उधर जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, विपक्ष बीजेपी पर सवाल उठा रहा है। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुनने को लेकर पार्टी में तकरीबन रोज मंथन का दौर जारी है। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जल्द ही घोषणा हो जाएगी और शपथ ग्रहण भी तुरंत होगा। दिल्ली से बीजेपी की सांसद कमलजीत सहरावत ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए कहा कि भले ही सरकार अभी नहीं बनी है, लेकिन दिल्ली की जनता की भलाई के लिए काम शुरू कर दिया गया है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार अपने सारे वादे पूरे करेगी। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत जी हैं। मैम, एक सवाल जो सब जानना चाहते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? 3 दिन में सबको पता चल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जब सामने आएगा तो जनता को जो उम्मीदें पार्टी से हैं वो काम भी शुरू हो चुके हैं, तो इसलिए कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जल्दी सामने आ जाएगा। एक सवाल और है कि सरकारी आवास था सीएम का 6 फ्लैगशिप मार, उसको जांच करने को लेकर सीवीसी ने विस्तृत जांच के लिए बोला है। 6 का जो नंबर है ये कभी भी सीएम का आवास नहीं था। सीएम के लिए कोई हाउस डेडिकेटेड ही नहीं है। इसको अनऑफिशियली बनाया गया और इसे घर नहीं बनाया गया, इसे तो शीश महल बनाया गया। तो जब सीपीडब्ल्यूडी के डीएसआर के मैनुअल को साइड में रखकर सभी कायदे कानूनों को तोड़कर अगर कोई घर बनता है तो वो ऑब्जेक्शनेबल है। सबको घर मिलता है ये ज़रूरी है, लेकिन घर की टर्म्स कंडीशंस होती हैं। उन घरों को अलग से तैयार करवाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया है उसकी जांच होना आवश्यक है, क्योंकि जनता के पैसे का दुरुपयोग है, उनके विश्वास का खून है और जनता को झूठे सब्जबाग दिखाकर आने वाले व्यक्ति का असली चेहरा है, तो इसकी जांच होनी ही चाहिए। मैम, मेरा आखिरी सवाल ये है कि पीएम कह चुके हैं कि सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी, विस्तृत जांच हो रही है, तो उसको लेकर मैंने चीज़ सामने निकाल के सीएजी की रिपोर्ट में आई है, तो माना जाए कि आने वाले दिन आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के लिए मुश्किल भरे होंगे। देखिए, जो आदमी कर्म करता है उसका फल उसे भुगतना पड़ता है। दिल्ली के हालात जिस तरह से एक राजधानी होने के नाते अच्छे होने चाहिए थे, उसकी बजाय अगर दिल्ली को 10 साल में गली नाली सड़क नहीं मिले, सीवर का बहता हुआ पानी घर के आगे मिला है, दिल्ली पॉल्यूशन की सिटी बन गई, तो इसके लिए सिर्फ काम न करना जिम्मेवार नहीं है, काम के नाम पर पैसे खाना, भ्रष्टाचार करना, ये सब इसके लिए जिम्मेवार हैं। आज दिल्ली जल बोर्ड की हालत ये है कि 70,000 करोड़ माइनस में है। आज बिजली कंपनियां घाटे में हैं। आज डीटीसी में कोई बस नहीं, डीटीसी घाटे में है। तो जनता के साथ इतना बड़ा धोखे करने वाले व्यक्ति के साथ में जांच होनी ही चाहिए और दिल्ली की टैक्स के पैसे का पूरा हिसाब जनता को पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन आकाश के साथ मानंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। भले ही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पार्टी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई खींचतान नहीं है, लेकिन
नतीजों के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर मंथन को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। दिल्ली की सत्ता से बेदखल हुए केजरीवाल शीश महल को लेकर मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। भले ही केजरीवाल की मुश्किल बढ़ रही है, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान में हो रही देरी की वजह बीजेपी में गुटबाजी नजर आ रही है। वहीं दिल्ली के चुनाव में लगातार खाता नहीं खोल पाने की हैट्रिक लगाने वाली कांग्रेस भी इस पर सवाल उठा रही है। दिल्ली में बीजेपी ने जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और कुशल रणनीति की बदौलत केजरीवाल एंड कंपनी को पटखनी दी। बीजेपी ने सबसे बड़ा दाव परवेश वर्मा के नाम पर खेला, जिन्हें केजरीवाल के खिलाफ उतारा और उन्हें पटखनी दी। देखिए हमारे संवाददाता आनंद सिंह की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए वो परीक्षा रही जिसको जीतने को लेकर बीजेपी ने हर संभव कोशिश की। कई स्ट्रेटेजी बनाई गई जिसमें बीजेपी ने अपने कई बड़े नेताओं को सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं के सामने उतारा। चाहे आप अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा को उतारा गया। कालका जी से जो कि मुख्यमंत्री रही आतिशी के सामने सीधे तौर पर रमेश बिधूड़ी को उतारा और सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक यानी जंगपुरा पे खुद बीजेपी ने तरविंदर सिंह मारवा को उतारा, जो कि आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया के सामने खड़े। दरअसल बीजेपी की इस बार कवायद ये रही कि विधानसभा चुनाव को उनको जीतना है। जीतने के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कई सीनियर नेताओं की अगर बात किया तो उनको विधानसभा चुनाव जीतने से रोकने को लेकर भी हर संभव प्रयास किया। बीजेपी का वो प्रयास सफल हुआ। आतिशी केवल एकमात्र उम्मीदवार रही आम आदमी पार्टी की जिनको जीत हासिल हुई और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता को गवा बैठी। बीजेपी ने पूरे ताने बाने को कुछ इस प्रकार बुना जिसे सीधे तौर पर आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में कैसे तमाम समुदाय, चाहे आप बात करें सिख समुदाय की, चाहे एससी समुदाय की, चाहे पूर्वांचल की और महिलाओं की, उन्होंने बीजेपी को एक मुश्त वोट दिया और बीजेपी अपने इतिहास के सबसे अच्छे विधानसभा चुनाव दिल्ली में जीतने में कामयाब रही। अब बात मुख्यमंत्री तक पहुंची है कि कौन सरकार का फेस होगा, उसको लेकर कई नाम आगे चल रहे हैं। चाहे आप बात की जाए शिखा राय की बात की जाए, महिला मुख्यमंत्री को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। आरएसएस से भी अब लगातार क्लियरेंस मिल चुका है कि महिलाओं को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। ग्रेटर कैलाश से शिखा राय जो कि बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायिका हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। शालीमार बाग से अगर बात की जाए तो शालीमार से बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायिका रेखा गुप्ता का नाम भी आगे चल रहा है। तो ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिसको लेकर नाम आगे चल रहा है। लेकिन आज रात प्रधानमंत्री आवास पे हुई बैठक में बीजेपी अपने उन नामों को लेकर आखिरी मोहर लगा लेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री बीजेपी के सबसे सर्वश्रेष्ठ या कहें सर्वोच्च नेता हैं। उनकी आखिरी मोहर के बाद ही सीएम दिल्ली का कौन होगा उसको लेकर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के साथ ही उन पर्यवेक्षकों पर यह जिम्मेदारी होगी कि विधायक दल की बैठक कराना। विधायक दल की बैठक में जो जीतेगा सीधे तौर पर माना जा रहा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री उसको ही बनाया जाएगा। बीजेपी ने अब की बार प्लानिंग करी है कि जो नवनिर्वाचित विधायक है उनमें से ही किसी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तस्वीरें पहले ही लगभग स्पष्ट हो चुकी हैं। महिलाओं को लेकर बड़ा मैसेज देश भर में बीजेपी देगी और महिला मुख्यमंत्री को लेकर चीज़ें आगे चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसकी लॉटरी खुलेगी और कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसको लेकर आखिरी बैठक, आखिरी मोहर प्रधानमंत्री की लगनी है, जिसको लेकर कुछ देर में ही वो बैठक शुरू होगी और बैठक के बाद ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी। और अब देखने वाली बात ये होती है कि किसके नाम पर मोहर लगती है और किसकी लॉटरी निकलेगी। कैमरामैन आकाश के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और अब सबसे अहम बात, दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे संभावित चेहरों की करें तो दिल्ली में मुख्यमंत्री के दावेदारों के नाम शेयर बाजार की तरह, चाल की तरह चल रहे हैं। एक नाम सबसे ऊपर चलता है, अगले ही पल दूसरा नाम बाजी मार लेता है। दिल्ली में संभावित मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर हर दिन एक नया नाम चर्चा में आता है, बाजार में सजता है और शाम होते होते वो नाम खत्म हो जाता है। अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं उसमें परवेश वर्मा सबसे ऊपर थे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को हराने के चलते वे दिल्ली बीजेपी में सुपर हीरो बनकर उभरे हैं। मीडिया में उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। इन्हीं चर्चाओं के बाजार पर भरोसा करें
तो अब प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे नहीं हैं, बल्कि कई और दूसरे चेहरे उन पर बढ़त बना चुके हैं। एक और नाम है जो बहुत तेजी के साथ निकलकर सामने आया है, वो है अजय महावर का। गोंडा से विधायक हैं अजय महावर, भी दिल्ली में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में जब तक मुख्यमंत्री के चेहरे साफ नहीं हो जाते, कयासों का बाजार गर्म रहेगा। मीडिया में चल रही चर्चाओं पर भरोसा करें तो एक बात तय है कि मुख्यमंत्री जीते हुए बीजेपी के 48 विधायकों में से ही किसी एक को मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन कौन होगा ये सवाल बना हुआ है। सूत्रों की माने तो प्रवेश वर्मा पिछड़ रहे हैं, अजय महावर आगे आ रहे हैं और इस वक्त दिल्ली में 4 दूसरे चेहरों पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिसमें आशीष सूद के बाद रेखा गुप्ता, सतीश उपाध्याय और शिखा रॉय सबसे आगे चल रही हैं। और एक नाम जो साइलेंटली है वो है अजय महावर का, वो भी साइलेंटली चल रहा है। शनिवार से अब तक आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि रेखा गुप्ता का नाम भी बीजेपी की शालीमार बाग से विधायक चुनी गई हैं। इनका नाम भी महिला मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर हम आपको बता रहे हैं। अगला नाम आता है आशीष सूद का। सतीश उपाध्याय बीजेपी के मालवीय नगर से विधायक चुने गए हैं। इनका नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताएंगे। शिखा रॉय बीजेपी की ग्रेटर कैलाश से विधायक हैं। सौरभ भारद्वाज को इन्होंने हराया है, बड़े नेता को इन्होंने शिकस्त दी है। इनका नाम भी महिला मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरा कौन होगा इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी शपथ ग्रहण को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। 27 साल बाद दिल्ली में मिली शानदार जीत को पार्टी यादगार बनाना चाहती है, जिसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। लगभग 27 साल बाद मिली प्रचंड जीत को बीजेपी उसी अनुसार भव्य समारोह में तब्दील करना चाहती है। बीजेपी का कौन मुख्यमंत्री होगा उसको लेकर जल्द ही ऐलान होने वाला है, लेकिन शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी का एक स्ट्रैटेजी सामने आई है कि 27 साल बाद मिली भव्य जीत को भव्यात्मक तौर तरीके से बीजेपी मनाएगी और तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री उस समारोह में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और उनके साथ खुद गृह मंत्री अमित शाह होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम एनडीए के मुख्यमंत्रियों को वहां बुलाया गया है। बीजेपी इकाई के तमाम बड़े वरिष्ठ नेता वहां मौजूद रहेंगे और उसके साथ साथ लाखों की संख्या में कार्यकर्ता भी वहां पहुंचेंगे। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि अब की बार जो जीत उनको विधानसभा चुनाव में मिली है उसको एक बड़े जलसे के रूप में मनाया जा सके, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बूस्ट हो और उसके साथ साथ जो अगले चुनाव में सीधे तौर पर इसका असर उन चुनाव में भी दिखेगा। बिहार का अगला चुनाव होना है, सीधे तौर पर इसकी जीत यानी दिल्ली में मिली जीत का असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। 3 स्टेडियम है जिनके नामों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जो पहला है वो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जिसको लेकर बातचीत चल रही कि अगर भव्य ज़्यादा होता है या बड़ा करने के मूड में होंगे तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को प्राथमिकता पर रखा गया है। रामलीला मैदान दूसरा चिन्हित किया गया है स्थान जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, और तीसरा अरुण जेटली स्टेडियम को चुना गया है। इन तीनों में से किसी एक जगह पर बीजेपी अपने मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाने को लेकर आगे बढ़ रही है और ये जश्न पूरे देश में कार्यकर्ता मनाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने जो दिल्ली में जीत दर्ज की है वो बहुत ही अलग थी, बहुत ही अनोखी थी और बड़े ही परिश्रम के बाद सीधे तौर पर बीजेपी को मिला है। आगाज़ ऐसा है तो अंजाम क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। हर संभव कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री ने जो भी रोड मैप रखा है उसको पूरा करने को लेकर अधिकारियों को भी 100 दिन का एजेंडा थमा दिया गया है। 100 दिन के एजेंडे में विकास को सबसे बड़ी तरजीह दी गई है और जल्द से जल्द ग्रास रूट लेवल यानी पंक्ति में खड़े पीछे व्यक्ति सबसे आखिरी व्यक्ति तक उस विकास को पहुंचाने को लेकर बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है।
कैमरामैन आकाश के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, लेकिन उसमें दो नाम चल रहे हैं, शिखा रॉय और रेखा गुप्ता। लेकिन रेखा गुप्ता का नाम आगे क्यों चल रहा है वो हम आपको बताते हैं। अगर बीजेपी दिल्ली में महिला नेतृत्व देना चाहती है तो रेखा गुप्ता या शिखा रॉय के नाम का ऐलान कर सकती है। यही कारण है कि उनके नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है। जितेंद्र महाजन का नाम क्यों आगे है हम आपको बताते हैं, क्योंकि दूसरा नाम जितेंद्र महाजन का आता है। जितेंद्र महाजन एक आम आदमी की तरह रहते हैं और कई बार के विधायक रह चुके हैं। महाजन ने सदन के अंदर जिस तरह से अपनी कार्यशैली दिखाई है, इसीलिए उनके नाम की चर्चा भी काफ़ी तेज हो रही है। मनजिंदर सिरसा का नाम आगे क्यों आ रहा है? पंजाब को देखते हुए मनजिंदर सिरसा का नाम आगे आया है। साथ ही जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार जीत दर्ज कर सरकार बनाई है, इसका भी ध्यान रखते हुए सिरसा का नाम सीएम रेस में है, क्योंकि वो हरियाणा से ही आते हैं। चलिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा? रेखा गुप्ता, क्योंकि बीजेपी शालीमार से विधायक हैं और महिला नेतृत्व अगर देती हैं तो रेखा गुप्ता का नाम सामने आ सकता है। मुख्यमंत्री की रेस में ये बड़े नाम हमने आपको बताए। दिल्ली में बीजेपी का चेहरा कोई भी हो, लेकिन बीजेपी को मिली इस जीत में संघ ने बड़ी भूमिका निभाई है। आरएसएस ने अपने कार्यकर्ताओं की सैकड़ों टोलियां बनाई और उन टोलियों ने केजरीवाल के सबसे मजबूत वोटर माने जाने वाले झुग्गी झोंपड़ियों में पहुंचकर उनके किले में दरार डाल दी। नतीजा, दिल्ली में 27 साल बाद भगवा लहराया। हमारे संवाददाता आनंद सिंह की ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत का कार्यकर्ताओं ने जितना ही जश्न मनाया, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी के साथ आरएसएस भी बीजेपी के चुनाव में उनके साथ रहा। आरएसएस ने 2000 से ज़्यादा टोलियां बनाकर प्रदेश के हर एक व्यक्ति तक छूने की कोशिश की और जो सरकार है, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसने दिल्ली में विकास को लेकर जो वादे किए थे, जो जनता को विजन दिखाया था, उसके अनुरूप जो दिल्ली थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक बार बोला था कि दिल्ली को हम पेरिस बनाएंगे, उसके अनुसार जो तमाम वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे उसको लेकर सच्चाई का परिदृश्य सीधे तौर पर लोगों को दिखाया गया था और कोशिश की गई थी कि हर एक व्यक्ति तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो सेंटर की पॉलिसीज़ है, चाहे आयुष्मान योजना की बात की जाए, चाहे तमाम अलग अलग पॉलिसीज़ की बात किया, उनको रोकने के चलते दिल्ली में क्या नुकसान हो रहा है जनता के बीच में रखा और आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे उनको भी जनता के बीच में रखा। जहां अरविंद केजरीवाल ने कहा था 2025 तक यमुना को हम साफ कर देंगे, उन तमाम वादों को जनता के बीच में रखा और आरएसएस की 2000 से ज़्यादा टोलियों ने प्रदेश भर में एक एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की और सीधे तौर पर उनको सरकार का विजन बताया। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं माना जाता था जो कैडर बेस्ड पार्टी हुआ करती थी, अब के चुनाव में वो अपने कैडर से विपरीत रही, यानी जो बाहर से नेता हैं उन पर विश्वास किया अपने वॉलंटियर से ज़्यादा तौर पर। लेकिन ये भी इतिहास में गवाही होगी इस चुनाव की भी कि जो नेता आम आदमी पार्टी से दूर गए या कहें आम आदमी पार्टी से हट के खफा होकर बीजेपी में आए, सीधे तौर पर इसका फ़ायदा बीजेपी को भी हुआ और रणनीति बीजेपी की इस प्रकार बुनी गई कि तमाम नेताओं से उन्हीं की लहजे में तमाम फ्रीबीज की अगर बात की जाए तो उनसे सीखते हुए बीजेपी ने एक कुशल रणनीति बनाई, जिसके बाद उसमें आरएसएस का समर्थन होने के साथ साथ ये जो जीत है, जो प्रचंड जीत है, इसका श्रेय दोनों ही पार्टीज या कहें दोनों ही धड़ा अपने अपने अनुसार अपनी कड़ी मेहनत के बाद ही सुनिश्चित हो पाई है। बीजेपी अब जश्न के साथ आगे बढ़ रही है तो आरएसएस ने सीधे अब बिहार का रुख कर लिया है। दरअसल आरएसएस वो रीढ़ की हड्डी है बीजेपी की जो अपने कैडर के लिए जानी जाती है और जिस भी चुनाव में आरएसएस के साथ बीजेपी उतरी है तो सीधे तौर पर उसको फायदा उन चुनावों में देखने को मिला है। कैमरामैन आकाश के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।